सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बीपीएससी के पीटी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। तो हम लोगों ने बात किया था पिछली क्लास में कि 1992 से लेकर के 2023 तक लगभग 30 साल का हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। मतलब 38 बीपीएससी से लेकर के 69 बीपीएससी तक। इसी क्रम में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है बीपीएससी प्री। अगर आप पास करना चाहते हो तो हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल उससे आता है। इसलिए हम लोगों ने हिस्ट्री को पहले चूज़ किया और हिस्ट्री से हम लोग क्या करें, पहला पार्ट इसका बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा। जो देखे होंगे आज कंटिन्यू करते आगे हम लोग। तो हिस्ट्री में ही हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आज का भी जो हमारा सेशन रहेगा वो हिस्ट्री का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि ऐसा सोर्स आप बताइए, ऐसा स्रोत का नाम बताइए जिसमें, जिस पुस्तक में या जिस साहित्य में व्यापारिक मार्ग की चर्चा नहीं की गई। क्या लिख रहा है, व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया गया संगम साहित्य है, मिलिंद पन्नो है, जातक कहानियाँ है, या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, मिलिंद पन्हो जो है ये दरअसल देखिए, मिलिंद पन्हो से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। मिलिंद पन्हो जो है ये एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था नागसेन, है ना। याद रखिएगा, उनका जो नाम था वो क्या था, नागसेन। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु जो नागसेन थे उनके द्वारा ये रचित है मिलिंद पन्हो। तो एक तो पहला आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है कि मिलिंद पन्हो के रचयिता कौन थे। तो मिलिंद पन्हो के रचयिता थे नागसेन, पहला चीज। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, मिलिंद पन्हो जो है ये पाली भाषा में लिखा हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो प्राचीन काल का जो साहित्य वगैरह है, बुक वगैरह, वो पूछता है किस भाषा में रचित है। तो आप ध्यान रखिएगा, पाली लैंग्वेज में रचित है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन में संस्कृत भाषा देगा, तो ध्यान रखिएगा पाली। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो आपको इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल, जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में बात भी किए थे कि हम लोग एक क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चन को क्या करेंगे, निकालेंगे, उसको व्याख्या सहित हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मिलिंद पन्हो, एक तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर रिपीट करे बीपीएससी तो ठीक है कि व्यापारिक मार्ग में कौन मौन है, तो मिलिंद पन्हो। बाकी जितना भी ऑप्शन में जो दिया गया संगम साहित्य और जातक कहानी, इसमें व्यापारिक मार्ग की चर्चा की गई है, लेकिन मिलिंद पन्हो में ऐसा नहीं किया गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि मिलिंद पन्हो के रचयिता कौन थे, नागसेन थे, जो कि बौद्ध भिक्षु थे, मतलब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। किस भाषा में रचित है, तो पाली भाषा में रचित है। ये बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे व्यापारिक मार्ग की चर्चा नहीं की, तो मतलब तब मिलिंद पन्हो किस चीज़ का पुस्तक, मतलब इसमें लिखा हुआ क्या है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अगर ये भी सवाल पूछे कि मिलिंद पन्हो किस चीज़ से रिलेटेड है, दरअसल बात क्या है, मिलिंद जो है, मिलिंद एक किंग का नाम है, एक राजा का नाम है। कौन राजा, देखिए, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक जब यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो इंडो ग्रीक के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए इंडो ग्रीक के शासक जो थे, जिसको हिंदी में हम लोग हिंद यवन कहते हैं, है ना। तो यूनानी लोग थे ये लोग। तो हिंद यवन के, इंडो ग्रीक के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे, उसका नाम था मिनांडर। अगर आपने इतिहास पढ़ा है थोड़ा बहुत, आपने सुना होगा मिनांडर। मिनांडर जो है वो आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और नागसेन जो है उसी मिनांडर का नाम देते हैं मिलिंद। तो मिनांडर अब बन जाता है मिलिंद, जब ये बौद्ध धर्म अपना लेता है, इसका नाम क्या हो जाता है, मिलिंद। तो मिलिंद पन्हो, पन्हो का मतलब क्या होता है, मिलिंद कौन हो गया, मिलिंद एक राजा है, और पन्हो का मतलब होता है प्रश्न। मतलब इस बुक का मतलब क्या हो गया, मिलिंद का प्रश्न। तो यहाँ पे मिलिंद का कुछ प्रश्न था, तो मिलिंद प्रश्न पूछता है और नागसेन क्या करते हैं, उसका उत्तर देते। तो मिलिंद पन्हो यही पुस्तक है, तो नागसेन द्वारा रचित, पाली भाषा में रचित। आपको समझ में, मिलिंद कौन, एक कभी पूछ सकता है। मिलिंद पन्हो किस राजा से जुड़ा, तो मिनांडर आप याद रखिएगा, जो यूनानी राजा था, इंडो ग्रीक, है ना, या हिंद यवन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था।
मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वंश के शासक लोग जो थे, जो मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो देखिए इसका आंसर होगा गुप्त वंश। इसका आंसर ए होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के शासक लोग जो थे वो मंदिर को और ब्राह्मण को बहुत सारा ढेर सारा ग्राम अनुदान में दिए गए थे वो लोग। इसे देखिए आगे चलकर फिर सामंतवाद काल का भी क्या होगा, उदय होगा। तो गुप्त वंश के बाद से धीरे धीरे सामंतवाद काल का क्या होने लगता है, उदय होने लगता है। तो एक कोई केंद्रीकृत सत्ता का अभाव हो जाएगा हमारे यहाँ भारत में, इसलिए इसका फायदा फिर आगे चलकर तुर्क लोग उठाएंगे और वो लोग भारत पर आक्रमण करके फिर यहाँ पे कब्जा करके आगे चल के दिल्ली सल्तनत इस तरह का है ना, फिर सल्तनत वो लोग स्थापित करते हैं। तो खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई। तो ध्यान रखिएगा इसमें पूछा अछूत का अवधारणा। तो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल और धर्मशास्त्र काल। देखिए ऋग वैदिक काल, चूंकि ऋग वैदिक काल को एक गोल्डन एरा माना जाता है, मतलब एक स्वर्ण काल था सामाजिक रूप से अगर देखा जाए, जहाँ पे जो सामाजिक बुराइयां होती है, जो कुरीतियां होती है, वो सब आपको नहीं देखने को मिलती है। तो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो होता था उस समय अछूत का कोई अवधारणा नहीं था। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित होता था, कर्म पर आधारित होता था, न कि जन्म पर। दरअसल वर्ण व्यवस्था रियलिटी अगर देखा जाए, ये रियल में जो वर्ण व्यवस्था का जहाँ से उत्थान हो रहा है, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य ही था कि वर्ण व्यवस्था मतलब क्या हो गया, वो कर्म पर आधारित होगा। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही वर्ण मिलेगा। जो पढ़ाने लिखाने का काम करता था, मतलब टीचर का काम करता है, जो टीचिंग का काम करता था, जो टीचर होते थे वो क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे। जो रक्षा का काम करते थे, युद्ध लड़ते थे, है ना, अपना कबीला का रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। जो बिजनेस करते थे, पशुपालन करते थे, फिर कृषि करते थे, व्यापार आगे चलकर करने लगे, उसको क्या बोले, वैश्य बोले। और जो तीनों वर्णों की सेवा करते थे उसको क्या बोलते थे, शूद्र बोलते थे। तो ये कर्म पर आधारित होता था। कहने का मतलब क्या है, एक घर में अगर कोई एक घर में एक पिता का मान लीजिए 2 पुत्र है, तो एक पुत्र शिक्षा दे रहा है ना, मतलब उसने नॉलेज ग्रहण किया, वो फिर शिक्षित बना, फिर वो क्या कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर वही दूसरा पुत्र युद्ध लड़ रहा है, तलवारबाजी अच्छा कर रहा है ये, तो उसको वो फिर क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। तो पता एक ही घर में अलग अलग वर्ण के लोग रह सकते हैं। तो ऋग वैदिक काल तो ऐसा होगा नहीं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था रिजिड जरूर हो गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल भी इसका आंसर नहीं हो, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित हो गया था। और कहीं ना कहीं यही से धीरे धीरे अछूत का अवधारणा आएगा, लेकिन अभी आया नहीं है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यह देखिएगा शूद्रों को एक नौकरों की तरह, घरेलू नौकरों की तरह व्यवहार उसके साथ किया जाता था, लेकिन अछूत, है ना, जो बोलते हैं छुआछूत, तुम मेरे से टच होगा तो तुम अपवित्र हो जाएगा, ऐसा कोई भी अवधारणा आया नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय में जब शास्त्र वस्त्र लिखा गया, है ना, बहुत सारी स्मृतियां लिखी गई, तो उस टाइम में माना जाता है कि अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो डी आंसर होगा। अगर बीपीएससी फिर से रिपीट करता है क्वेश्चन को तो आप ध्यान रखिएगा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। अक्ता मतलब इक्ता किसको प्रदान किया था। तो आपको पता है कि मोहम्मद गोरी का जो सबसे प्रिय शिष्य था, शिष्य बोला ये सॉरी गुलाम, जो सबसे प्रिय गुलाम था, जिसको वो बहुत ज़्यादा मानता था, लगता उसको पूरा भरोसा था उस व्यक्ति पे, वो था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक था, जो गुलाम वंश था उसका संस्थापक था, पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस सुल्तान के काल में, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि खालसा भूमि, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि। तो आपको जानना चाहिए कि खालसा भूमि क्या होता था। देखिए खालसा भूमि उस भूमि को बोलते थे, खालसा लैंड, है ना, ऐसा लैंड होता था जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता था, मतलब राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में वो आ जाता था। तो ऐसा भूमि को खालसा भूमि मान लिया जाता था, जो बहुत उपजाऊ है, जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्शन होता है। तो उस भूमि को क्या कर दिया जाता, खालसा भूमि में रख दिया जाता था, ताकि डायरेक्ट सेंट्रल के पास क्या हो जाए, यहाँ पे उसका पैसा आ जाए, वहाँ पे ज़्यादा घोटाला घपला नहीं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में खालसा भूमि बहुत अधिक पैमाने पे क्या हुई थी, विकसित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सल्तनत काल के सिक्के, टंका, शशगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। तो ध्यान रखिएगा, आपने
बहुत बार पढ़ा होगा इल्तुतमिश के टाइम में, है ना। इल्तुतमिश के टाइम में सिक्का ये सब चलना शुरू हुआ, तो ये जो टंका था, जीतल था, ये सब इल्तुतमिश के समय में शुरू हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टंका और जीतल किसके समय में शुरू हुआ था, तो इल्तुतमिश के समय में शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए 3-3 दे दिया, क्योंकि 3 सिक्का का यहाँ नाम दे दिया, लेकिन ऑप्शन ए ही होगा, चांदी और तांबा का, ठीक है। तो चांदी का, है ना, टंका जो होता था चांदी का होता था, और जीतल जो होता था वो कॉपर होता था, तांबा का होता था। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, बारहमासा की रचना किसने की थी। देखिए बारहमासा जो रचना है, ये रचना है मलिक मोहम्मद जैसी का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। एक मिनट, इसको मैं रफ कर दूं थोड़ा। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया, बता दिया, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी इसी का रचना है क्या, पद्मावत, है ना। पद्मावत जो एक मूवी आया था पद्मावत, है ना, तो पद्मावत इन्हीं का रचना, और बारहमासा भी इन्हीं का, उसी का एक पार्ट है ना, उसी का पद्मावत का। तो खैर आप ये ध्यान रखिएगा, बारहमासा का रचना किसने किया था, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या, मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि कोई एक विशेषता का नाम बताइए। इसका मतलब ऑप्शन में जो दिया गया होगा, सारा ऑप्शन क्या होगा, सारा ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का पार्ट होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मुख्य विशेषता क्या थी। तो मुख्य विशेषता में क्या था, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों में आमदनी और मुद्रा प्रणाली। तो आप ध्यान रखिएगा, इन लोग का जो सबसे मेन सोर्स जो होता था वो था ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व, ठीक है। तो भू राजस्व मेन सोर्स होता था इनका आर्थिक वित्तीय व्यवस्था का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था, मतलब बाबर जो जीता था उसका मुख्य कारण क्या था। उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फुट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तुलुगमा प्रथा। देखिए तुलुगमा प्रथा बड़ा प्रसिद्ध प्रथा बाबर ने यहाँ पे डेवलप किया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत का युद्ध या बाबर किस, या फिर ऐसे पूछ सकता है तुलुगमा प्रथा किस युद्ध में देखने को मिलता है पहली बार। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे पानीपत का युद्ध में ऐसे देखने को मिलता है। तुलुगमा प्रथा क्या होता था कि एक स्ट्रेटेजी होता था, एक रणनीति होता था, जिसमें युद्ध आपके पास कम सेना भी है, तो कम सेना में आप सामने वाला के पास बहुत ज़्यादा सेना भी है, उससे आप कैसे जीत सकते हैं, उसी का एक रणनीति होता था। जैसे मान लीजिए सामने वाला के पास बहुत ज़्यादा सेना, तो आपके पास सेना का संख्या कम है। जब सेना का संख्या कम है तो आप तुलुगमा पैटर्न पे क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे। इसमें क्या होता था कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे कुछ सेना पहला रो में खड़ा हुआ है यहाँ पे, अब इसको बैक करने के लिए पीछे इसके सैनिक लोग होते थे। इसको एक तरह से क्या होता था, चारों तरफ से सामने वाला को घेर लिया जाता था, तो हर का बैकअप एक रहता था। तो बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, क्योंकि पानीपत का कभी हम लोग लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में तुलुगमा प्रथा के बारे में चर्चा करूंगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा इसको समझाने में। तो खैर चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा एक युद्ध का स्ट्रेटेजी होता था, बाबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पानीपत के युद्ध में यहाँ पे, है ना, भारत में। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ज़ब्ती प्रणाली है, ज़ब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो ज़ब्ती प्रणाली जो था ये अकबर के समय, आपको पता है कि अकबर के समय में 9 रत्न रहते थे, और 9 रत्न में एक रत्न थे, उनका नाम था टोडरमल, जो अकबर के वित्त मंत्री थे। तो टोडरमल मतलब उस समय के आप बोल सकते हैं अमर्त्य सेन, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, है ना। तो उस समय का अमर्त्य सेन थे, उनको पता था, बहुत अच्छा नॉलेज था। और अकबर को जब पता चला टोडरमल के बारे में, क्योंकि टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के साथ काम कर चुका था, बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत नॉलेजेबल पर्सन था, तो अकबर चाहता था कि वो कैसे भी मेरे पास आ जाए, तो मेरा पूरा आर्थिक व्यवस्था क्या हो जाएगा, पूरा व्यवस्था को संभालेगा और बहुत बेहतर तरीके से, मतलब एक तरह से पटरी पे ले आएगा। तो कि देखिए, क्योंकि आर्थिक आपका स्थिति कैसा है, आपका राज्य का स्थिति आर्थिक कैसा है, तो आर्थिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट रखता है।
तो इकोनॉमिक कंडीशन आपका कैसा, उस हिसाब से आप अच्छे तरीके से, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो फिर है ना, आप देखिए यूएसएसआर का क्या हाल हुआ, टूट गया पूरा 1991 आते आते, क्योंकि वो अपना मिलिट्री पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, लेकिन उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होते गया। तो वही चीज़ है, तो आप मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहते तो इकोनॉमिक कंडीशन भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसी में जब्ती प्रणाली था, और ये अकबर के टाइम में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और कभी ऐसे और अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ दे कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो अकबर के जगह यहाँ तो राजा का नाम दे दिया, तो टोडरमल है ना, कौन, टोडरमल, ठीक है, तो जो अकबर के 9 रत्न में आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि जवाबित का संबंध किससे था। देखिए जवाबित जो है ये दरअसल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के कानून से। राज्य का कानून जो होता था, जो राज्य का कानून, उसको जवाबित कहा जाता था। इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी सवाल पूछे तो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। अब ईरान का शाह और मुगल शासक के बीच में लड़ाई होता था एक जगह को लेकर के, वो जगह कौन था, तो वो जगह ऑप्शन नंबर बी कंधार। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, तो कंधार को लेकर के अक्सर लड़ाई होते रहता था मुगल और ईरान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 अस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो ये प्रथा जो था, ये प्रथा शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा। ये मनसब का ही एक पार्ट था, मनसबदारी सिस्टम जो अकबर शुरू किया था। मनसब मतलब रैंक होता था, यहाँ पे 2 अस्पा मतलब घोड़ा से जुड़ा हुआ ये था, 2 घोड़ा, 2 गुना घोड़ा है ना, सवार का रखना होता था, और सिंहस्पा में 3 गुना घोड़ा रखना होता था। तो ये मनसबदारी सिस्टम, तो आप अभी फैक्ट इसमें इसके लिए याद रखिएगा, जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था। देखिए सरंजामी प्रथा जो था, ये दरअसल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। मराठा का भू राजस्व प्रथा एक था, उसी को सरंजामी कहा जाता। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का फैक्ट पूछ सकता है आपसे एग्जाम में फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सूरत, ठीक है। तो स्टार्टिंग पीरियड में जो फैक्ट्री होता था, फैक्ट्री का मतलब वो नहीं होता जैसे आज फैक्ट्री का क्या मतलब समझते हैं, फैक्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उत्पादन जहाँ पे होता है। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड का जो फैक्ट्री होता था, उसका मतलब होता था जहाँ पे सामान को स्टोर करके रखा जाता था। पहले स्टोर करके रखा जाता था, उसके बाद आगे चलकर वहीं पे क्या करने लगा, उत्पादन करने लगा। तो खैर चलिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्रीज वगैरह ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। अब देखिए रामोसी कृषक जत्था जो था, ये स्टार्ट करने वाले कौन थे। इनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के, एक गड़के इसमें ऑप्शन दे दिया, गलत लिख दिया। तो इनका नाम था क्या, वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। तो वासुदेव बलवंत फड़के जो थे वो स्टार्ट किए थे रामोसी जत्था। ये दरअसल ये एक क्रांतिकारी थे, और इनको फादर ऑफ आर्म्ड रिबेलियन भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ आर्म्ड रिबेलियन अगर पूछा जाए तो ये थे। तो एक हिंसक एक जत्था था ये, कृषक जत्था। दरअसल बात ये था कि वहाँ पे बहुत फेमाइन, आपको पता है कि अकाल पड़ता था अंग्रेज़ के ज़माने में, लेकिन अकाल पड़ता था लेकिन अंग्रेज़ उसको क्या करता था, इग्नोर कर देता था। और बहुत सारा अकाल ऐसा होता था जो आर्टिफिशियल अकाल, जानबूझकर अकाल लाया जाता था हम लोग को परेशान करने के लिए। तो उसके लिए ये क्या किए थे, रामोसी कृषक जत्था बनाए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। देखिए ये बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत पूछता है क्वेश्चन। देखिए अगर आपसे पूछे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, अगर लाया किसने था ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप दीजिएगा और लॉर्ड लिटन, जो ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किसने किया था, तो इसका नाम कौन है, लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। तो एक तरह से इस तरह का ब्लैक कानून वो लोग लाते रहता था, है ना। तो खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। नाम ये फ्री हिंदुस्तान, मतलब हमको आज़ाद करो, है ना, फ्री कर दो हिंदुस्तान को। तो फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो उनका नाम था तारकनाथ दास। कौन थे, तारकनाथ दास, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि फ्री हिंदुस्तान अखबार पहली बार कब पब्लिश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1908। कब पब्लिश किया गया था, 1908। तो 1908 में पहली बार पब्लिश किया गया था तारकनाथ दास, ठीक है। तो इसके क्लियर है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो गदर क्रांति छिड़ने का, तो लाला हरदयाल की गिरफ्तारी,
फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है कामागाटामारू घटना प्रथम युद्ध हुआ था जो उससे या करतार सिंह। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो आंसर होगा इसका कामागाटामारू घटना। कामागाटामारू घटना जो हुआ था शिप में कनाडा में, जो इंडियन लोगों को उतरने नहीं दिया गया था। तो इतिहास का पार्ट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना था गदर क्रांति छिड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? देखिए, होम रूल शक्ति का किस अधिवेशन में अपना शक्ति सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। आपको पता है कि होम रूल लीग मूवमेंट जो चला था वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। आपका पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में ये आंदोलन चल रहा था। नाम ही होम रूल लीग, मतलब होम जो एक तरह से स्वराज का बात किया जा रहा है, होम रूल। तो इसी में वो नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक। बहुत प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो स्वराज, होम रूल, होम में रूल कौन करेगा? हम लोग करेंगे। तो उसके लिए लीग बनाया गया। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया एनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इंडिया एनरेस्ट के लेखक जो थे, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? देखिए, गांधी जी का बहुत प्रसिद्ध सत्याग्रह था। आपको पता है कि एक तो पहला सत्याग्रह जो भारत में चला था वो चंपारण सत्याग्रह चला था। दूसरा सत्याग्रह वो जो नील का खेती होता था, 3 कठिया सिस्टम जो होता था उस पर चला था चंपारण में। 18 में जो हुआ था वो अहमदाबाद में मिल के जो मिल मजदूर लोग जो थे, है ना, और मिल के जो मालिक थे उसके बीच में क्या हुआ था? झड़प हुआ था। ठीक है, तो झड़प हुआ था। दरअसल झड़प क्या हुआ था? मतलब प्लेग बोनस को लेकर के एक तरह से वो लोग मांग कर रहे थे कि प्लेग बोनस मिलता था, वो प्लेग बोनस बंद कर दिया। प्लेग, चूंकि जो उद्योग के जो कपड़ा मिल के मालिक लोग होते थे उन लोगों का कहना था कि प्लेग खत्म हो गया, इसलिए बोनस हम लोग बंद कर दिए। तो उनके जो जितने कर्मी लोग थे उनका ये मानना था कि नहीं, आपने प्लेग बोनस तो बंद कर दिया, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया तो हम लोगों को जारी रखिए। तो उसके लिए गांधी जी फिर क्या किए थे? सत्याग्रह चलाए थे। उसी में याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर जो विवाद हुआ था उसी में क्या हुआ था? गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। हाँ, यहाँ पे भूख हड़ताल पे वो बैठे थे, मतलब अनशन पे बैठे थे। ठीक है, तो हंगर स्ट्राइक। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता। तो औद्योगिक कर्मी है ना, तो याद रखिएगा औद्योगिक कर्मी। तो औद्योगिक कर्मी है ना, ठीक है, औद्योगिक कर्मी के द्वारा उनको उसके लिए गांधी जी यहाँ पे क्या किए थे? यहाँ पे काम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? खिलाफत आंदोलन का जो यहाँ पे पूछा कि कमेटी की सभा जो हुआ था, तो उसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने के अनुरोध किया था, वह किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद, डी सी। तो आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवध में इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में जो इक्का आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। देखिए, अवध में इक्का आंदोलन जो हुआ था वो दरअसल ये हुआ था कि टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, लगान को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, और जितना लगान देना, मतलब सरकार को वसूलना चाहिए, उससे कई ज़्यादा वसूला जा रहा था। उसके लिए इक्का आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सरकार को लगान देना बंद करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो इसको आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए, किसान द्वारा चलाया गया था प्रतापगढ़, है ना। तो एक बॉयकॉट का एक तरीका भी होता था, जैसे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन किए तो उसमें बहुत तरीका होता था बॉयकॉट करने का। अंग्रेज, जैसे अखबार वाले जो है वो अखबार देना बंद कर देंगे अंग्रेज़ के, है ना। धोबी जो है वो कपड़ा लेना बंद कर देगा, अब अंग्रेज़ परेशान बेचारा वो लोग, है ना। नाई जो है वो, है ना, बाल काटना ही बंद कर दिया, आधा बाल काट के छोड़ दिया, बोले जाओ तुम ऐसे ही रहो। तो इस तरह का चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मूवमेंट चलाते भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की?
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा INA जो था ये किसके दिमाग की उपज थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन सिंह। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस लोग कर देंगे, याद रखिएगा मोहन सिंह का दिमाग का क्या था, ये उपज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, तो ऑप्शन नंबर ए कार्यकारिणी कमेटी 1937। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, 1937 में कांग्रेस जो था वो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपने, ऐसे में 1937 का जो आपका कांग्रेस का सेशन हुआ था वो इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ये चीज़ चाहते भी थे, आगे चल कर आपको दिखेगा भी जब वो भूमि सुधार में बहुत सारा, फिर आगे जब हम लोग भारत को आज़ादी मिल जाएगा, 1950 में संविधान बन जाएगा, उसके बाद भूमि सुधार के लिए वो फिर क्या करेंगे, फिर आपने 9th शेड्यूल अगर पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, 9th शेड्यूल का यहाँ पे वो लाएंगे उसको खत्म, भूमि सुधार को मतलब खत्म करना, भूमि सुधार करने के लिए, है ना। तो खैर चलिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर इस चारों ऑप्शन में कोई नहीं हो सकता। उस साल का, जिस साल का क्वेश्चन होगा, इसको ज़रूर गलत किया गया होगा। तो इसका आंसर होगा आउटरम एंड टेलर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आउटरम एंड टेलर, आउटरम और टेलर इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी कि 1857 में षड्यंत्र था, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, एक तरह से षड्यंत्र का संज्ञा यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो याद ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 विद्रोह के में भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लेने वाले कौन थे, तो देखिए उस समय जो जमींदार साहूकार ये लोग जो होते थे, ये लोग अंग्रेज के चापलूस होते थे, तो ये लोग भाग लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। तो इसमें ऑप्शन ये 2 और 4 ये आंसर होगा, साहूकार और जमींदार। ये तो आप देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे दिया, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, ये भाग नहीं लिया था ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है। मतलब बिहार में आपको पता है 1857 का रिवोल्ट हुआ था, आपको पता है जगदीशपुर आरा जो है वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध था उसके लिए, वीर कुंवर सिंह। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पहले हुआ था, मतलब एक क्रम दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले रोहिणी में हुआ था, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर और फिर लास्ट में जगदीशपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। अब देखिए मानव बलि प्रथा चलता था, मानव बलि प्रथा एक कुप्रथा है ना, और बहुत ज़्यादा चलता था, ये बड़ा प्रसिद्ध था, ये खोंड जनजाति में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसमें आप देखिए मानव बलि दिया जाता है, मानसून अगर बारिश नहीं हो रहा है, तो बारिश नहीं हो रहा है तो इसके लिए लोग मानव बलि दे देते थे कि बारिश करवाइए भगवान, है ना। तो ये बड़ा कुप्रथा था, तो इसको अंग्रेज बंद किया। तो अंग्रेज जब इसको रोक लगाया, इस पर कानून बनाया, तो इस कौन जनजाति इसका विरोध किए थे, तो ये पूछता है क्वेश्चन, तो खोंड जनजाति, या ऐसे भी पूछ सकता है मानव बलि प्रथा किस जनजाति में बड़ा प्रसिद्ध था, हाँ तो खोंड जनजाति, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी 1820, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी का मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन पहले चर्चा किया था। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो जुड़ा था 3 कठिया, है ना। 3 कठिया सिस्टम क्या होता था कि जिसका 20 कट्ठा का ज़मीन है, उस 20 कट्ठा का ज़मीन में 20 कट्ठा जिसका ज़मीन है उसमें से 3 कट्ठा में उसको नील का खेती करना होता था, अनिवार्य था, एकदम मैंडेट था। अब किसान लोग परेशान, बोले हमको नहीं करना नील का, तो बोले नहीं तुमको करना पड़ेगा। और बोले हमको गेहूं धान उपजाना, बोले नहीं तुमको नील का खेती करना पड़ेगा। अब नील का खेती करने से प्रॉब्लम क्या होता कि भूमि बंजर हो जाता, फिर वो उपजाऊ नहीं रह जाता, तो 3 कट्ठा ऐसे बर्बाद हो जाता था। तो इस तरह तो ये एक तरह से थोपा गया ये नियम था। तो गांधी जी क्या किए थे, चंपारण सत्याग्रह चलाया था, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये 1917 का घटना है, याद रखिएगा 1917। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो उलगुलान विद्रोह जो था ये दरअसल बिरसा मुंडा, तो ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह था उससे जुड़ा हुआ उलगुलान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर का बड़िया टाल, है ना, बड़िया टाल, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ।
ओके, मुंगेर का बड़ियाटाल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बकाशत भूमि का की वापसी की मांग करना। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से पृथक कब, आपको पता है कि बंगाल का हिस्सा बिहार था, उड़ीसा था, तो 1912। इसका आंसर क्या होगा? बी, 1912। 1911 में दिल्ली दरबार आया था, जॉर्ज फाइव आए थे वहाँ पे दिल्ली दरबार में, और क्वीन मेरी भी आई थी उसके साथ, उनके साथ, तो वहाँ पे दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। तो 1911 में ये घोषणा हो गया था कि बंगाल से बिहार को और उड़ीसा को क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। 1912 में इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, 1912 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1916। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? HRA, इसको क्या बोला जाता है? HRA। ठीक है, HRA का स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1924। तो 1924 में HRA, फिर आगे चलकर आपको पता है कि HRA वो बंद करके HSRA हो गया है ना। HRA क्या हो जाता है? HSRA, तो एस सोशलिस्ट से इसमें जुड़ जाता है। ओके, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है अब हो जाता है आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। अच्छा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करता है कभी कभी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर डी। तो एनी बेसेंट, आपको पता है 1917 में, 1917 में कलकत्ता का सेशन हुआ था। तो कैलकाटा सेशन में 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि एनी बेसेंट तो भारतीय नहीं थी, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू, है ना। सरोजनी नायडू 1925 में, 1925 में, ठीक है, 1925 में कांग्रेस का सेशन हुआ था कानपुर में। कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू को टिक कीजिएगा। और सिर्फ इस तरह से पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप एनी बेसेंट को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? अब देखिए, सत्य शोधक समाज बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा। तो सत्य शोधक समाज ये एक दरअसल दलित रिफॉर्म का पार्ट है, तो दलित रिफॉर्म में आप पढ़िएगा इसको आप, है ना। तो सत्य शोधक समाज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, है ना, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का एक बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुलामगिरी। ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले का बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक, उसका क्या नाम है? गुलामगिरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज, है ना, ज्योतिबा फुले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यही पे था क्वेश्चन। निम्नलिखित यहाँ पे दिया हुआ, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो 1905 के स्वदेशी मूवमेंट से मुख्यतः अप्रभावित है। मुख्यतः मतलब ऐसा नहीं कि पूर्णतः, है ना, कुछ ऐसा वर्ग है जो मुख्यतः अप्रभावित रहा था, वो आपको ढूंढना है। तो इसका ऑप्शन में देख ले सकते हैं आप, इसमें महिलाएं है, कृषक है, मुसलमान है, बुद्धिजीवी है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो 1905 का स्वदेशी मूवमेंट चला था, तो स्वदेशी मूवमेंट में हुआ ये था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गणेश पूजा का आरंभ किए थे, फिर गणेश मेला लगने लगा था, ये सारा चीज़ होने लगा था। तो यहाँ पे मुस्लिम लोग जो थे वो लोग इससे क्या हो गए? कट गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लोग इसमें नहीं, तो मुस्लिम पार्टिसिपेट नहीं, और कृषक भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, महिलाओं का पार्टिसिपेशन था बिल्कुल, है ना। तो कृषक और मुसलमान, तो 2 और 3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और एनी बेसेंट भी चला रही थी होम रूल लीग मूवमेंट, है ना। इसके साथ साथ सुब्रमण्यम अय्यर भी इसमें साथ थे। तो इसमें पूछा कि कौन नहीं था, तो ये होगा कौन? ऑलकॉट। ऑलकॉट जो ये दरअसल थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे ऑलकॉट, है ना, तो ये इसमें नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने खिलाफत आंदोलन आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होता? तो ये आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को लगा कि ये सही अवसर है, मुसलमान सड़क पे है पहले से, फिर हम लोग असहयोग आंदोलन चला रहे, तो यही मौका है जहाँ पे मुसलमान को भी एक तरह से है ना, हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ में ले चलना है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। देखिए क्रम सजाने इसमें दिया गया, हाँ, तो कौन सही क्रम है? तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। बिल्कुल, तो 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है इसमें चारों सही है, इसका मतलब 1 2 3 4 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार, है ना, खुदाई लिख दिया इसमें, दरअसल खुदाई है ना, तो खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, खुदाई खिदमतगार जो रेड टी शर्ट मूवमेंट चल रहा था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, उनके जितने वॉलंटियर थे उस वॉलंटियर को क्या बोला गया? खुदाई खिदमतगार, मतलब खुदा का खिदमत करने वाला। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एम.एन. रॉय, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा एम.एन. रॉय। तो ये ध्यान रखिएगा, और आपको पता है कि संविधान सभा बनाने का विचार भी सर्वप्रथम इन्हीं के मन में है, एम.एन. रॉय, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। देखिए कथन और कारण का भी क्वेश्चन कभी कभी देता है, दरअसल ये यूपीएससी का पैटर्न ज़्यादा है, यूपीएससी ज़्यादा पूछता है, बीपीएससी भी कभी कभार पूछ देता है, तो उसको भी बनाने का तरीका, इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके बाद उसका कारण, तो क्या वो स्टेटमेंट से वो कारण मैच कर रहा है कि नहीं, वो आपको पता करना है। तो इसमें क्या दिया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब आरएसएस का बात किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। तो कथन ए सही है, आपको पता है कि आरएसएस जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक, मतलब अलग रहा था, वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। आर जो है इसका कारण बता रहा है क्यों नहीं हुआ था। तो इसका विचार था कि इस आंदोलन में इससे भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि कथन और कारण मैच कर रहा है कि नहीं, तो इसका तरीका ऐसे, इस तरीके से आप पढ़िए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप इस तरीके से पढ़िए, कथन को पढ़िए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए क्योंकि, है ना, तब आपको पढ़ने में थोड़ा सुविधा होगा, समझने में सुविधा होगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा क्योंकि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो ऐसा कोई विचार नहीं था, कथन सही है, लेकिन कारण, इसका जो सही कारण है वो आर नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कथन ए, ऑप्शन में क्या है, ए में कथन ए और आर दोनों सही नहीं, बी में है कथन ए और आर दोनों सही नहीं, सी में कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है, बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कथन सही है लेकिन सही से इसका व्याख्या नहीं। आरएसएस अपने आप को अलग रखना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर बैन लगाए, इस तरह का अगर कुछ कारण देता तो वो सही होता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन नहीं लगाए उस पर, है ना, तो इसलिए ये दूर रहा था, तो ये इसका कारण बताया गया। ठीक है, तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? अब देखिए बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु जो थे वो थे आपके आनंद पांडे, तो पांडे नहीं था, पांड थे, ठीक है, तो आनंद पांडे, ठीक है, तो आनंद पांडे जो थे वो इनके गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ठीक है, वो कौन सा क्षेत्र था जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार, है ना, एक तरह से समानांतर सरकार की घोषणा कर दिया? तो भागलपुर राजमहल, तो ये आपका आंसर है बी। ठीक है, तो बी आपका क्या होगा, आंसर होगा, तो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, पटना नगर केंद्र किस लिए बना था 1830 का? तो सन्यासी विद्रोह के लिए, गुटखारी के लिए, मुंडा विद्रोह के लिए, वहाबी, दरअसल वहाबी आंदोलन।
बहावी आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी, बहावी आंदोलन, है ना। तो बहावी आंदोलन एक हिंसक आंदोलन था, है ना। इसमें जो पटना जो था 1830 का दशक में बहुत बड़ा केंद्र बना था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा, आपको पता है, चंपारण, चंपारण में, है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो अगर आपसे ये पूछे कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, तो आपका आंसर होगा 1934। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1934। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी अलग है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है। तो अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी से पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1931। तो ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछेगा तो 1931, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछेगा तो 1934। तो ध्यान रखिएगा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, जिसमें ध्यान रखिएगा 1934 में जो उनके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव थे, और इसी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।